बहुत-बहुत स्वागत है सब लोगों का। आप जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए। इंस्टाग्राम पे अभी मैंने डाला है, तो हो सकता है धीरे-धीरे लोग आ जाएँ लाइव। पर आज हमारे साथ कौन है? आज हम करने वाले हैं एक लाइव पॉडकास्ट, हमारे ए टू मोटिवेशन चैनल पे आज हम लोग कर रहे हैं एक लाइव पॉडकास्ट और हमारे साथ मेहमान जो हैं, वो आपके हमें आधी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। नहीं, क्या नाम है इनका? वैसे तो हम बता ही चुके हैं। इनको इंट्रोडक्शन की मोहताज तो ये नहीं है, ये शख्सियत ही बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी कुछ लाइनें मैं बोल देता हूँ क्योंकि मैं तैयार करके आया हूँ इसलिए। मनीष कश्यप जी आज हमारे साथ हैं, बिहार के लाल, बहुत ही आई कैन से कि एक यू नो हिम्मत देने वाला जीवन वो लोग जी रहे हैं, हमारे एक मनीष कश्यप जी, जिससे हमें खुद को हिम्मत मिलती है एज़ अ यूट्यूबर। और मुझे प्राउड फील होता है कि यूट्यूब कम्युनिटी में मनीष कश्यप जी जैसे यूट्यूबर, एकदम ज़िंदा यूट्यूबर अ, जिन्होंने कदम रखा और बिहार की राजनीति को काफ़ी हद तक बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो चलिए इनको थोड़ा-सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। बिहार के हमारे लाल मनीष कश्यप जी हमारे साथ हैं। ये एक यूट्यूबर हैं और साथ ही साथ इन्होंने बिहार में बहुत से ऐसे सरकार के खिलाफ जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे थे उस समय और उससे पहले भी काफ़ी बार सरकार की जो खामियाँ थी बिहार में स्पेशली रोड को लेके हो चाहे ब्रिजेस को लेके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो या किसी भी तरह की खामियाँ थी वो तब भी उजागर करते थे, आज भी उजागर करते हैं। और बड़े फ्रीडम के साथ उजागर करते हैं, बड़ी निडरता के साथ उजागर करते हैं, जो देख के हमें भी हिम्मत आती है कि भैया चलो, हम भी कोशिश करें, आवाज़ उठाएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मनीष जी, हमारे साथ ऑनलाइन पॉडकास्ट जॉइन करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने जो है मुझे मौका दिया क्योंकि आपका वीडियो हम लोग देखते हैं और 18 मिलियन के आसपास आपका सब्सक्राइबर है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि एक दिन जो है ये 18 मिलियन जो है वो 100 मिलियन क्रॉस करे और आप ऐसे ही जो है पॉजिटिव चीज़ों को जो है यूट्यूब के माध्यम से समाज में युवाओं के लिए जो है, हमारे देश के लोगों के लिए जो है लाते रहें। क्या बात है! तो चलिए राजनीतिक माहौल चल रहा है मनीष भाई और आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में हैं, राजनीति में अभी आपने बीजेपी भी जॉइन कर ली है, तो मुझे लगा कि आपसे अच्छी शख्सियत नहीं हो सकती इन सवालों के जवाब देने में। अभी 9 तारीख को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह है उनका संडे को। तो बहुत सारी अटकलें चल रही हैं, स्पेशली बिहार इसमें जो बिहार का रोल है वो बहुत ही स्पेशल हो गया है, जब से गठबंधन की सरकार बनी है। तो बहुत सारे सवाल हैं हमारे दिमाग में, जनता के दिमाग में और मुझे लगता है आपसे अच्छा कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। तो मैं एक-एक करके आपसे सवाल पूछता हूँ। सवाल थोड़े कठिन भी हो सकते हैं, आसान भी हो सकते हैं और मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ का कोई डर नहीं है, आप सीधे निष्पक्ष होके जवाब देंगे, मज़ा भी आएगा। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि बिहार आप ना सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि यूपी में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे भी आपको देखते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या हो गया? अगर मैं आपसे सीधे सवाल पूछूँ कि उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें क्यों आई तो आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में कम सीटें आने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारतीय जनता पार्टी अस्वस्थ थी कि राम मंदिर की वजह से हम उत्तर प्रदेश में 70 प्लस जाने वाले हैं। उनके कार्यकर्ता अस्वस्थ थे और इस बार जो है आरएसएस जिस मातृ संगठन से हम लोग आते हैं, वो उस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पाया, जिस प्रकार से जो है 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में दिखाया था। हुँ। ये सबसे बड़ा कारण और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में सीटें कम होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो है, वो कहीं नहीं तो कहीं जो है जो अग्निवीर योजना थी, उसको जो है अंडर करंट जो है उस चीज़ को लोगों ने नहीं समझ पाया, राजनीतिक गलियारे में लोग नहीं समझ पाए, वो युवाओं के दिल में था एक चीज़ें और वो जो है बैकफायर किया और अग्निवीर की वजह से जो है 50 सीटें जो है नुकसान हुआ। आप जो है उत्तर प्रदेश में जो है आप कार्यकर्ता जो है उस प्रकार से एक्टिव नहीं हुए क्योंकि सब सोच रहे थे कि राम मंदिर तो बन गया और मोदी जी का नारा 400 पार है और 70 प्लस तो हम उत्तर प्रदेश में जीत ही जाएँगे किसी भी हाल में। तो कार्यकर्ता अस्वस्थ हो गए, अपने घरों में रह गए, वो जो है उस प्रकार से एक्टिव नहीं हुए। तो उत्तर प्रदेश में इस कारण से जो है किसी भी हाल में जो है 25 से 30 सीटों का लॉस हो गया।
पर मनीष कश्यप भाई, आपको ये नहीं लगता कि यूपी को एटलीस्ट राम मंदिर, इतनी बड़ी 500 साल लग गए उस मंदिर को बनाने में, हिंदुओं की आस्था है, इतना बड़ा एक एक काम करने के बाद बीजेपी एक वोट तो डिजर्व करती थी, एक बार के लिए तो कम से कम डिजर्व करती थी यूपी से। एक एक कहानी जो है पूरी दुनिया को जाननी चाहिए। हाँ। सियालकोट एक जगह है पाकिस्तान में, जहाँ पे आजादी के बाद जो है लोगों के अंदर जो है लड़ाई हुआ। फिर सोचा गया, वो लोग बोले, हिंदू लोग बोले कि इसे जो है भारत में मिला देना चाहिए, और मुस्लिम लोग बोले कि इसे पाकिस्तान में मिला देना चाहिए। सियालकोट में मुसलमानों की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 1,35,000 था उस समय, 1947 में, और हिंदुओं की जनसंख्या जो है 2,50,000 था। यानी हम्म। मुसलमानों के जनसंख्या से हिंदुओं की जनसंख्या 1,15,000 ज्यादा था। तो हम्म। भारत के प्रधानमंत्री उस समय के वर्तमान नेता जो है जवाहरलाल नेहरू और वहां के जिन्ना, इन लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ पे वोट होगा, और ज्यादा वोट जिस पक्ष में गिरेगा वो पक्ष की बातों को माना जाएगा। अगर हिंदू पक्ष में गिरा तो सियालकोट को जो है भारत में मिला लिया जाएगा, और मुस्लिम पक्ष में गिरा तो सियालकोट को जो है पाकिस्तान में मिला दिया जाएगा। कमाल की बात है, मुसलमानों की जनसंख्या सिर्फ 1,35,000, हिंदुओं की जनसंख्या 2,50,000, 1947 वोट होता है, और मुस्लिम लोगों को के पक्ष में जो है 1,50,000 वोट मिलता है। मुस्लिम लोगों के पक्ष में जनसंख्या 1,35,000, वोट मिलता है 1,50,000, यानी 15,000 हिंदू वोट दिए थे। ठीक है, और हिंदुओं के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 वोट गिरता है, सिर्फ 1,25,000 वोट। यानी कहने का मतलब है कि 1,25,000 हिंदू तो वोट ही नहीं दिए, या वोट दिए तो वो मुसलमानों के पक्ष में वोट दे दिए। जहां पे सियालकोट में हिंदू सो गए थे आजादी के समय में, 2.5 लाख हिंदू थे, 1,35,000 जो है मुसलमान थे। आज वहां पे 650 हिंदू बचे हैं सियालकोट में। ये कहानी जो है इसलिए भी बतानी जरूरी है कि जब मुगल शासक हमारे देश में आए, उस समय कुछ हिंदू सोए हुए थे और अपने घरों में जो है मुगल शासकों को जगह दिए। वो जो हमारे घरों में घुसे, और घर में घुसने के बाद उन्होंने हमारे ही मंदिरों को तोड़ा, हमारे ही हम्म। ऊपर जो है अनेकों साल राज किया। फिर अंग्रेज जब आए तो हमने अपना घर दिया, अंग्रेजों के साथ मिलके जो है बहुत सारे लोग जो है जयचंद बन गए, और उसके बाद से अंग्रेज ने 200 साल राज किया। ये पूरे दुनिया में रिसर्च का विषय हो गया है, और रिसर्च का विषय इसलिए भी हो गया है कि अयोध्या जैसा जगह, जहां पे साधु महात्मा रहते हैं, जहां पे हिंदुवादी लोग रहते हैं, जहां पे राम मंदिर बना, और पूरे भारत में पिछले 10 साल में, पूरे भारत ही की नहीं, पूरे दुनिया में पिछले 10 साल में अगर सबसे ज्यादा विकास किसी एक शहर में हुआ है, पूरी दुनिया का मैं बात कर रहा हूं, किसी एक शहर का सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो वो अयोध्या है। हम्म। मतलब ये है कि साफ साफ विकास के नाम पे हर बार वोट नहीं पड़ता है। ये अयोध्या ने साबित कर दिया। धर्म के नाम पे हर बार वोट नहीं पड़ता है, ये राम मंदिर ने साबित कर दिया। और सोए ही हुए हिंदुओं के वजह से कभी कभी हिंदुओं पे, करसेवकों पे गोली चलाने वालों की सरकार उस जगह पे बन जाती है जहां पे हिंदू बहुसंख्यक है। ये अयोध्या ने साबित कर दिया। तो अयोध्या ने 3 सबक हम लोगों को सिखाया। गोली चलाने वाली की सरकार बनी जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने 1990 में करसेवकों के ऊपर गोली चलाई थी, और करसेवकों का लाश जो है सरयुग नदी में फेंक दिया गया था, और सरयुग नदी का पानी लाल हो गया था। वो लाल टोपी वालों की सरकार जो है अयोध्या में तब आई जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, और महर्षि वाल्मीकि मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, सड़कें चौड़ी हुई, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा पिछले 10 साल में इन्वेस्टमेंट किसी एक पर्टिकुलर शहर में हुआ तो वो अयोध्या है। लेकिन मनीष भाई, प्रॉब्लम तो यही है ना कि अगर हिंदुओं को ये बात बोलते हैं तो सब लोग यही इल्जाम लगाते हैं, जैसे मैं भी बहुत बार वीडियो बनाया उस चीज को लेके, एक ही इल्जाम लगाते हैं कि तुम तो हिंदू मुस्लिम करते हो। नहीं, हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। आप हम्म। एग्जैक्ट चीजों को रख सकते हैं। जैसे हम्म। बंगाल में आपने देखा कि महिलाओं के साथ क्या हुआ, तो क्या हम्म। वहां पे आवाज उठाते, वहां पे आखिर जो है, जो ये दिल्ली में जंतर मंतर पे जो महिला खिलाड़ी जो है धरने पे बैठी थी, जितनी भी महिला खिलाड़ी धरने पे बैठी थी, वो बंगाल में क्यों नहीं पहुंची? बंगाल के लिए किसी ने मेडल वापस क्यों नहीं किया? बंगाल के लिए किसी महिला खिलाड़ी ने आवाज क्यों नहीं उठाया?
और यहाँ तो महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था, और आरोप लगाया था, बाद में पता चला कि आरोप सही है नहीं, बहुत सारी महिला खिलाड़ियों का आरोप सही नहीं था, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि विदाउट मतलब कि जो ये मैच होता है, ओलंपिक के पहले प्री मैच होता है, वो बिना प्री मैच दिए डायरेक्ट ओलंपिक में क्वालिफाई करना चाहते थे, डायरेक्ट हम्म। नेशनल खेल इंटरनेशनल खेलना चाहते थे। और बृजभूषण शरण सिंह ने नियम लगा दिया था, बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर अनेकों आरोप लगा, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के ये एक फैक्ट चीज भी है कि बृजभूषण शरण सिंह की वजह से जो है ही मुक्केबाजी में, रेसलिंग में जो है मेडल आना शुरू हुआ, ये सच्चाई है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे भारत में जो है ना, दुनिया का पहला ऐसा देश भारत है ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा आजादी जो है ना, देश विरोधी लोगों को दिया जाता है, जो सांप्रदायिक बातें करता है उनको दिया जाता है। अवेसी के ऊपर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, लेकिन अवेसी को अगर आपने जवाब दे दिया, तो आपको जो है ट्विटर पे एक टूल किट है, वो पूरा टूल किट जो है आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको एंटी नेशन घोषित करने का प्रयास करेगा, आपको देश का सबसे खतरनाक यूट्यूबर बनाने का प्रयास करेगा। जबकि जर्मनी में एक यूट्यूबर बैठे हुए हैं, जो पैसा लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, और जर्मनी में बैठ के भारत को अपमानित करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री को बेशर्म कहते हैं। उनके पीछे कोई नहीं। उनके एक-एक यूट्यूब वीडियो में मैंने 50-50 गलतियाँ निकाला है। उनको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपके जैसे लोग जो अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं, सही चीज़ों को दिखाते हैं, उस पे जो है सवाल करेगा। तो बस अयोध्या से सीखने की ज़रूरत है, और अयोध्या की सच्चाई जो है सब लोग दिखाएँ। आखिर जो है अयोध्या में क्यों हारा गया? अब यहाँ पे आपने जो बोला उसमें मेरे दिमाग में 2 सवाल है। पहला सवाल तो आपने पश्चिम बंगाल की बात उठाई। पश्चिम बंगाल में मुझे समझ ही नहीं आता है, पिछले 10 या 15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। वहाँ पे संदेश खाली नहीं, बहुत ही बुरी हाल है। अगर आप पश्चिम बंगाल में जाओगे, तो कोई भी व्यापारी, बिज़नेसमैन वहाँ जाके इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ की सरकार जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो कम्युनिस्ट टाइप की पॉलिसीज़ हैं उनकी। तो इतना बुरा हाल होने के बावजूद भी और हिंदू वहाँ पे बहुत जगह पे पलायन भी कर रहा है। वहाँ से रोहिंग्या मुसलमान भी बहुत बहुत ही तेज़ी से एंट्री मार रहा है पश्चिम बंगाल में बंगाल से। उसके देखिए, बावजूद भी वहाँ पर टीएमसी की सत्ता कायम कैसे है? उसके पीछे रीज़न है, वही रीज़न सियालकोट वाला, एग्ज़ाम्पल सियालकोट वाला। आज भी जो है पश्चिम बंगाल में जो है, वो 70% 65% हिंदू है, आज भी। हुँ, हुँ, आज भी वर्तमान समय के जनगणना के अनुसार 65% हिंदू है, और हुँ, वहाँ पे 30% से लेके 32% 35% के आसपास जो है मुसलमान है। हुँ, आज भी जो है हिंदू जो है मुसलमानों से डबल है। हुँ। लेकिन मुस्लिम लोगों का एक साथ वोट जाता है, वो भाजपा के खिलाफ जाता है, और भाजपा को जो रोकने का प्रयास करता है उसको चला जाता है। और साथ ही साथ कुछ हिंदुओं का भी वोट चला जाता है। जब हिंदुओं का वोट चला जाता है, चुनाव खत्म होता है, तो उनके घरों में आग लगाया जाता है। उनके घर से उनकी बहन-बेटियों को जो है उठा के लेके जाया जाता है। संदेश खाली जैसा घटना घटता है, और संदेश खाली जैसा घटना को जो है बंगाल के लोग जो है अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ऐसा होगा ही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं किए होते, तो रिप्लाई करते, और रिप्लाई करते तो आज ममता जैसी, मतलब कि अब महिला का तो अपमान नहीं करना चाहिए। वो तो देवी के रूप में है, हम लोग तो महिला को पूजते हैं। लेकिन उनके जैसा, अब दानव तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन तानाशाह। उनकी जैसी महिला, जिनके आँखों के सामने जो है अनेकों बंगाल की महिलाओं का रेप होता है, और उसपे वो चुप रहती है, उनकी सरकार बन जाती है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी जब इतना सब कुछ हो रहा है, जैसे मैं अभी बात भी कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में तो इस बार बीजेपी को बहुत उम्मीद थी कि इस बार तो कम से कम 25 से 30 सीटें जीतने की उम्मीद बीजेपी लगा के बैठी थी। उसके बावजूद भी 10-11 सीटों पर सिमट के रह गई और पिछली बार से भी खराब प्रदर्शन किया। जबकि इस बार संदेश खाली का मुद्दा बहुत गर्म था, उसके बावजूद भी बीजेपी वहाँ पैर नहीं जमा पाई। तो आपको देखिए, क्या लगता है रीज़न क्या है? वहाँ पे एग्ज़ैक्ट रीज़न तो जो हिंदू हैं, वही 15,000 हिंदू जैसे सियालकोट में जाके वोट दे देती है, मुसलमानों के पक्ष में दे दिए थे। तो हुँ, उनका जो है 1.5 लाख वोट हो गया था, 1,35,000 जनसंख्या था, 1.5 लाख वोट हो गया था। वैसे ही कुछ हिंदू जो है वहाँ पे ममता को वोट दे देते हैं। हुँ, जैसे सियालकोट में कुछ हिंदू सोए हुए थे, वो लोग सोचते थे कि 2.5 लाख हमारी जनसंख्या, हम तो कभी खत्म नहीं होंगे। ये सियालकोट पाकिस्तान में रहे या हिंदुस्तान में, हमें क्या घंटा फ़र्क पड़ता। वो लोग सोए रह गए घर में। आज जो है 650 की संख्या बची हुई है। वैसे ही बंगाल में जो है हिंदू सोए रह गए। 80% के आस-पास बंगाल में वोटिंग होता है। हुँ। 75% के आस-पास बंगाल में वोटिंग होता है, और इस देश में सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है बंगाल में भी होता है। वो टॉप स्टेट में रहता है। वहाँ पे जो है जो 20% वोटिंग नहीं होता है, वो 20% हिंदुओं का वोटिंग नहीं होता है।
मैं बंगाल में गया था इस बार, जब गया था तो कुछ लोगों ने मुझसे बताया, हुँ, केरल से ट्रेनों में भर-भर के मुस्लिम आ रहे थे। दुबई से लोग जो है वापस आ रहे थे। मुंबई से लोग जो है वापस आ रहे थे और जो हिंदू थे बंगाल से पलायन करके दूसरे जगह पे काम करने गए थे, वो अपने-अपने जगहों पे मस्त थे, वो वापस नहीं आए। हुँ, ज़रा सोचिए, ये हुँ, कारण था कि बंगाल में टीएमसी जीत गई। बिहार हुँ, में 10 सीटें हम लोगों ने लॉस किया। बिहार में जो है जदयू और बीजेपी की गठबंधन जब हो जाती है, तो 45% से ज़्यादा वोट शेयर हमारा हो जाता है, 45% से। उसके बावजूद जो है अगर हम लोगों ने 10 सीट लॉस किया बिहार में, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था अग्निवीर, क्योंकि बिहार में बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है और बिहार के युवा जो है ज़्यादातर सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट रहते हैं। हुँ, यूपी में कारण बहुत सारा था कि यूपी में लोग अस्वस्थ हो गए थे 70 सीट, उसके बाद से राजपूत समाज के कुछ नेता जो है सड़कों पे आके जो है भाषण देने लगे कि हम जो है सबक सिखाएँगे मोदी को और भी बहुत सारी चीज़ें। अब ज़रा सोचिए राम मंदिर बना था उसके बावजूद जो है सड़कों पे आके, उसके बाद से अग्निवीर योजना यूपी में भी सरकारी नौकरी और आर्मी का बहुत बड़ा ये रहता है। और एक राजस्थान, राजस्थान हमारे नज़र से बैकफायर किया। राजस्थान में जो है सीटें कम आई। उसके बाद से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी बैकफायर किया। महाराष्ट्र इसलिए बैकफायर किया कि हम लोगों ने जो एनसीपी के जो नेता हैं, उनको जो है अजीत पवार को हम लोगों ने मिला लिया। अजीत पवार को अगर हम लोगों ने नहीं मिलाया होता, तो महाराष्ट्र में 40 प्लस सीट जो है 48 में से 40 प्लस सीट जो है भारतीय जनता पार्टी 100% जीतती। लेकिन हुँ, अजीत पवार को मिलाया गया, अजीत पवार के ऊपर जो है अनेकों प्रकार का ब आरोप-प्रत्यारोप मोदी जी ने भी मंच से अजीत पवार के बारे में बोला था। इन सब चीज़ों के बीच में अजीत पवार आए और अजीत पवार क्या पता शरद पवार का एक साजिश के तहत आए होंगे, जिस प्रकार से वो 2019 में भी एक बार अजीत पवार आए थे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन के लिए, उसके बाद से फिर चले गए। इस बार जो है लोकसभा चुनाव के पहले आए थे और इस वजह से बैकफ़ायर हुआ। बाकी आप मध्य प्रदेश देखिए, हम जो है कांग्रेस को ज़ीरो कर दिए। गुजरात में ऑलमोस्ट जो है ज़ीरो कर दिए हम कांग्रेस को। हिमाचल में ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिए, दिल्ली में ऑलमोस्ट ज़ीरो दिल्ली में ज़ीरो है, हिमाचल में ज़ीरो है। उसके बाद से हमने उत्तराखंड में जो है कांग्रेस को ज़ीरो कर दिया, नॉर्थ ईस्ट के अनेकों राज्यों में कांग्रेस को ज़ीरो कर दिया। लेकिन ये जो बड़ा राज्य बिहार, बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र। बैकफायर हुआ। तमिलनाडु से हमें उम्मीद था कि कम से कम 10 सीट हम लोगों को तमिलनाडु में मिलेगा। हुँ। वो जो है 10 सीट के जगह पे हम वहाँ पे नहीं जीत पाए सीट। तो ये थोड़ा-सा हम लोगों को थोड़ा-सा नुकसान हुआ जिसकी वजह से 400 पार जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन नहीं कर पाई। चलिए, आपने जो बोला उसमें कुछ एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहे हैं। सबसे पहले तो अग्निवीर जो योजना है उसके बारे में आपने 2 से 3 बार बात कर दी। अगर मैं आपसे पूछूँ क्योंकि मैंने भी स्टडी किया है, मुझे काफ़ी हद तक तो ये योजना काफ़ी हद तक जो युवा बोलते हैं कि उनको जॉब नहीं मिलती है, उनको जॉब दिलाने वाली लगती है। पर आपको 3 फ्लॉज़ क्या लगते हैं इस देखिए योजना के अंदर? देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, तो ये सही नहीं है कि युवाओं को भी अच्छा लगेगा। ओके। हम जो अग्निवीर योजना आया, उस समय जो है जो एनडीए गठबंधन की सरकार थी, वहाँ के नेताओं को जो है युवाओं के बीच में जाना चाहिए था। युवाओं से पूछना चाहिए था कि क्या ये योजना सही है? अगर युवा बोलते हाँ सही है, तो ठीक है उसे इम्प्लीमेंट करते। अगर युवा बोलते हैं कि नहीं सही है, तो उसे समझाने का प्रयास करते कि भाई आपको दिक्कत कहाँ है? आप बताइए। युवा बताते यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, ये दिक्कत जो है हम सॉर्ट आउट कर दिए तब योजना सही है कि नहीं? तो बोलते हैं कि हाँ सही है। तो नहीं, पर मनीष भाई आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ऐसा सेम केस अगर आपको वो किसान आंदोलन याद हो, किसानों के जो 3 योजनाएँ भारत किसान सरकार ने आंदोलन वापस ली। किसान आंदोलन की वजह से एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 10 सीट का लॉस होता। नहीं, बात सीटों की नहीं है मनीष भाई। एक्चुअली वो भी मैं पूरा पढ़ा हूँ, जो योजनाएँ लेके आने वाली थी भारत सरकार, वो भी बहुत अच्छी थी किसानों के लिए। लेकिन फिर किसान भी आन किसान आंदोलन तो कुछ साजिश करके कुछ लोग जो है बैठे हुए थे। हुँ, किसान आंदोलन योजना था, गरीब किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद योजना था। हुँ, उसमें जो बड़े किसान हैं, जो ट्रकों से जो अनाज खरीदते हैं, जो हुँ, मार्केट रेट खुद तय करते हैं, उन लोगों को नुकसान हो रहा था। आप बिहार के किसानों को आपने नहीं देखा होगा आंदोलन में जाते हुए, यूपी के किसानों को नहीं देखा होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है पंजाब के किसान, सिर्फ़ पंजाब के किसान इसमें जो है ज़्यादातर एक्टिव थे। बगल में उत्तराखंड के किसान जो है नहीं एक्टिव थे, हिमाचल के किसान नहीं एक्टिव थे, कश्मीर के किसान नहीं एक्टिव थे, राजस्थान के किसान नहीं एक्टिव थे, पंजाब के बगल का स्टेट का मैं बता रहा हूँ।
सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान ज्यादातर एक्टिव थे किसान आंदोलन में। फिर भी सरकार को लगा कि कहीं ये किसान आंदोलन जो है बैकफायर ना हो जाए, इसलिए चुनाव से पहले सरकार ने उस योजना को जो है वापस ले लिया, उस बिल को जो है वापस ले लिया। अग्निवीर पे एक बार जो है बच्चों के बीच में जाना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था। 4 साल के लिए देखिए, आप आर्मी में जो है देखिए, इज़राइल से कंपेयर नहीं कर सकते। इज़राइल की जनसंख्या सिर्फ 93 लाख है और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर वैकेंसियाँ हैं, ज़्यादातर जॉब है और प्राइवेट सेक्टर में मोटा अमाउंट मिलता है। इसलिए जो है वहाँ के लोग जो है प्राइवेट सेक्टर चले जाते हैं। इसलिए मजबूरन में सरकार को नियम लगाना पड़ा कि आप जो है आर्मी में सर्व करेंगे ही, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। 93 लाख जनसंख्या है, चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। आर्मी में अगर कोई नहीं जाएगा, युवा नहीं जाएगा तो फिर जाएगा कौन? तो इसलिए इज़राइल में ये नियम है। रसिया की जनसंख्या, रसिया का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना से ज़्यादा है। बड़ा क्षेत्रफल है। जनसंख्या सिर्फ 12 करोड़ है रसिया का। यानी भारत के जनसंख्या का 10% से भी कम जनसंख्या है रसिया का। तो इसलिए रसिया जो है एकदम ठंडा देश है। इसलिए रसिया में नियम है कि आपको जो है आर्मी में सर्व करना पड़ेगा। चाइना 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। चाइना में ये नियम नहीं है कि आपको जो है कंपल्सरी सर्व करना पड़ेगा। इंडोनेशिया जनसंख्या जो है लगभग जो है 25 करोड़ है। पाकिस्तान जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है। जो ज्यादा जनसंख्या वाला देश है वहां पे कंपल्सरी नहीं है। जो कम जनसंख्या वाला देश है और क्षेत्रफल ज्यादा है वहां पे कंपल्सरी। अब अग्निवीर योजना पे मुझे इसलिए भी जानकारी है कि मैं यूथ के बीच में ज्यादा रहा हूं, तो मुझे पता है इस पे जो है सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और अगर पुनर्विचार नहीं किया तो मैं आज ही कह देता हूं कि इसका असर जो है 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में आपको देखने को मिलेगा और 2029 के लोकसभा चुनाव में जो है ये बड़ा मुद्दा बन के आएगा। राहुल गांधी को बोलने नहीं आता है, भाषण देने नहीं आता है, उनको जो है समझ ही में नहीं आता है कि अगला लाइन क्या होगा, पिछला लाइन क्या था। उसके बावजूद जो है राहुल गांधी हर एक भाषण में अग्निवीर पे जो है टारगेट किए, हर एक भाषण में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अग्निवीर पे टारगेट किए, बिहार में तेजस्वी यादव अग्निवीर पे टारगेट किए, और आप रिजल्ट देखिए इन लोगों का क्या हुआ। तो अग्निवीर पे सोचना चाहिए और आर्मी जो जिस प्रकार से था उसमें सुधार की गुंजाइश है, उसको जो है ट्रैक पे लाने की गुंजाइश है। आर्मी जो है ऐसे भी बहुत अनुशासित संस्था है, तो आर्मी वालों से भी बातचीत किया जाना चाहिए था और अग्निवीर योजना में शामिल युवाओं से भी बातचीत किया जाना चाहिए था। अब कुछ लोगों ने, नेताओं ने कहा कि वैकेंसी आई तो युवा जो है उसमें शामिल हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको जो है पसंद आ रहा है। अरे भाई, यहाँ पे तो 6 महीना के लिए भी नौकरी दिया जाता है ना तो लाइन लग जाता है लोगों का। वो तो 4 साल के लिए नौकरी था। 6 महीना के लिए किसी कोई नौकरी कंपनी जो है हायरिंग करे, सिर्फ ओनली 6 मंथ के लिए। यहाँ पे 11 महीने के लिए हायरिंग होता है। बिहार में जो है संविदा पे कर्मचारी जितने हायरिंग होते हैं, सरकारी संविदा पे कर्मचारी, संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जिसको बोलते हैं, 11 महीने के लिए सिर्फ हायरिंग होता है। 500 सीट आता है और 5 लाख फॉर्म भर दिया जाता है 11 महीना के लिए। अब जरा सोचिए, ये तो 4 साल का था, तो यहाँ पे तो जाना ही था। अब जहाँ कुछ नहीं वहां पे 4 साल ही सही। तो इस पे जो है चर्चा होना चाहिए, और ये चर्चा होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2029 में जो है हम 400 पार चले जाएंगे। वैसे एक बात देख के अच्छा लगा कि जो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं वही भाषा मनीष कश्यप जी भी बोल रहे हैं। मतलब बिहार में समन्वय अच्छा है। अभी नीतीश कुमार जी ने भी यही बात बोली कि अग्निवीर पर हमें समीक्षा करनी चाहिए बीजेपी। नहीं, मैंने पहले बोला था, ओके। और मैंने 4-5 दिन पहले बोला था इस चीज पे कि हमें जो है समीक्षा करनी चाहिए। और एकदम बिल्कुल नीतीश जी हंस के जो है मोदी जी का पैर छूते हुए जो है बोले कि ये जो लोग, कुछ लोग इधर उधर जीत गए हैं, वो लोग अगली बार नहीं जीतेंगे। ठीक है, उनका कहने का मतलब है कि कांग्रेस को जो 99 सीट आ गया है, 99 पे आउट हो गया है। 99 एक ऐसा 99 की सीढ़ी पे एक ऐसा सांप रहता है ना, जब डस लेता है ना तो अच्छे अच्छे लोग जो है नीचे आ जाते हैं। क्या कांग्रेस बात है। वही 99 वाला सांप जो है वो डस लिया, कांग्रेस जो है सरकार नहीं बना पाई। लेकिन नीतीश जी ने बोला है कि अगली बार ये लोग नहीं जीतेंगे, तो समझने की जरूरत है क्यों नहीं जीतेंगे। अगर आपने अग्निवीर योजना में सुधार किया, समीक्षा किया और इसको पहले की तरह रख दिया, और टूर ऑन ड्यूटी, ये जैसे एक होता है इजराइल में टूर ऑन ड्यूटी 3 ईयर के लिए, या रसिया में होता है टूर ऑन ड्यूटी। टूर ऑन ड्यूटी आप जो है एक अलग एजेंसी, संस्था बनाइए, जिसमें अगर कोई, जैसे आपको अगर सर्व करना है, मुझे सर्व करना है, टूर ऑन ड्यूटी पे जाएंगे। जैसे एनसीसी होता है, एनसीसी में बच्चे सर्व करते हैं, और एनसीसी में कुछ मार्किंग मिल जाता है कि वो जो है आर्मी के लिए कुछ सीटें रिजर्व हो जाता है एनसीसी के लिए।
तो टूर ऑन ड्यूटी कर दीजिए, अग्निवीर योजना को टूर ऑन ड्यूटी कर दीजिए 4 साल के लिए। अगर आपको जाना है जाइए, हमको जाना है जाएंगे। और अगर हम लोग अग्निवीर योजना के बाद जैसे एनसीसी से आर्मी में जाते हैं, तो अग्निवीर योजना के बाद से हम आर्मी में जा सकते हैं। लेकिन आर्मी को जो है, आर्मी की बहाली प्रक्रिया जो पहले थी, वही बहाली प्रक्रिया अभी भी होना चाहिए। और उसी प्रकार से अगर होगा तो 2029 में जो है, ये जो कुछ लोग जीत के आ गए हैं, वो लोग जीत के नहीं आएंगे और एनडीए 400 पार जाएगा। क्या बात! तो चलो अभी जैसा गठबंधन बना है, उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं आपसे, क्योंकि आपको अंदर की खबर होगी। आपको क्या लगता है वैसे, मैं ये बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत बार लोग ऐसी बात बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी कब पलटी खा जाए पता नहीं लगेगा। क्योंकि नहीं, काफ़ी हाँ, बार उन्होंने ऐसा इस किया है, तो बार इस बार गारंटी है कि नीतीश कुमार जी पलटी नहीं खाएँगे। चलिए तो ये गारंटी है, पहला चीज़। हुँ, दूसरा, मैं गुड न्यूज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ, एनडीए जो है, वो 293 सीट के जगह पे अब जो है 303 पे 3 पहुँच हो गए। गए। हुँ, 303 यानी 10 नए हमारे सांसद जो है हमसे जुड़ चुके हैं, हमारा परिवार बड़ा हो गया है। और हुँ, ये 3 महीने के अंदर अगला जो मानसून सत्र आएगा, उस मानसून सत्र के अंदर जो है हुँ, एनडीए जो है 325 चला जाएगा। हुँ, अप्रॉक्सिमेट 325 चला जाएगा। ठीक है? नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारेंगे, किसी भी हाल में नहीं पलटी मारेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक कमाल का घटना आपने भी देखा, मैंने भी देखा। हाँ, नाम है एक साउथ का सुपरस्टार, जो भारत की राजनीति में ध्रुव तारा की तरह चमकते हुए अपने संघर्ष के दम पे 21 सीट विधानसभा में लड़ता है और 21 में से 21 जीत जाता है। 2 लोकसभा का सीट लड़ता है और दोनों जीत जाता है। पवन कल्याण। ओह! पिछले 10 साल से उन्होंने संघर्ष किया। हुँ, लेकिन वो 21 सीट जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 2 लोकसभा का सीट जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना पवन कल्याण का संस्कार। जीतते हैं, अपने बड़े भाई चिरंजीवी से मिलने जाते हैं। चप्पल निकालते हैं बाहर और सीधे लेट जाते हैं उनके चरणों में, चिरंजीवी के चरणों में। उसके बाद से अपनी माँ से मिलते हैं, संस्कार दिखाते हैं। देखिए, भारत की राजनीति में जो है, एक नेता को कितना संस्कारी होना चाहिए, वो पवन कल्याण से कोई भी नेता सीख सकता है। अपने भाई के चरणों में गिरते हैं, अपनी माँ के चरणों में गिरते हैं और उसके बाद से अपनी भाभी के भी चरणों में गिरते हैं पवन कल्याण। और जब चरणों में गिरते हैं तो आप देखिएगा कि वो चप्पल पहले खोलते हैं, साइड करते हैं और वो वीडियो जो है ना, पूरे देश को जो है ना, मतलब कि आंखों में एक इमोशनल आंसू लाने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब कि कमाल का। उन पे भी चर्चा होना चाहिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भविष्य के जो वो अ, मतलब कि वर्तमान समय में वो फिल्म जगत में सुपरस्टार हैं, भविष्य में वो पॉलिटिकल जगत में सुपरस्टार बनेंगे। क्या बात है! मतलब आपने सोशल मीडिया को आपने बड़े ध्यान से देखा है, तो उसी पे 2 सवाल मेरे दिमाग में और आए हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ। एक सवाल तो ये है कि आपने कह दिया कि नीतीश बाबू पक्का इस एनडीए अलायंस के साथ ही रहेंगे। उसके पीछे के 2 कारण आपने कहा कि बिल्कुल भी नहीं जाएँगे। आपको क्या लगता है 2 कारण क्या है उसके पीछे के? देखिए, उसके पीछे का 2 कारण ये है कि नीतीश कुमार जी आते हैं, नरेंद्र मोदी जी का पैर छू के प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। हालाँकि नरेंद्र मोदी जी रोक लेते हैं। दोनों का उम्र जो है लगभग सेम है। ठीक है। पहला कारण। दूसरा कारण एक संजय झा जी हैं। जदयू के जो है मतलब कि संगठन में काम करने वाले एक ड्राई ऑनेस्ट नेता हैं बिहार में। और उनको सब लोग अप्रोक्सीमेट सभी लोग जानता है और उनको जो है एनडीए के बैठक में देखा गया, हर जगह देखा गया, नीतीश कुमार जी के साथ देखा गया। हुँ, एनडीए में लाने का, नीतीश कुमार जी को दोबारा एनडीए में लाने का सबसे ज्यादा श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है? तो ठीक संजय झा जी हैं, जो नीतीश कुमार जी के मतलब कि बहुत करीबी में से एक है। जैसे ललन सिंह नीतीश कुमार जी के करीबी में से हैं। विजय चौधरी जो हैं वो नीतीश कुमार जी के करीबी हैं। अशोक चौधरी हैं, श्रवण कुमार है, उनमें से संजय झा भी है। तो संजय झा एक कारण है जिसके वजह से जो है संजय झा का संबंध जो है नरेंद्र मोदी जी से भी बहुत अच्छा है। और वो नीतीश कुमार जी के पार्टी से है, तो वो एक संजय झा कारण है। दूसरा, नीतीश कुमार जी जो है पैर पकड़ के जो है वो प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, नीतीश कुमार जी ने 2 बार जो है तेजस्वी यादव को मौका दिया। जब भी तेजस्वी यादव की सरकार आती है, बिहार में क्राइम का ग्राफ ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। 17 महीना में क्राइम का ग्राफ बढ़ा था, उसके पहले भी जो है क्राइम का ग्राफ बढ़ा था। जब 2015 से 17 के बीच में जो है नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ थे, तो हुँ, जंगल राज आ जाता है। तो हुँ, ये मान लीजिए कि एक बार नीतीश कुमार जी गलती की और राजद को मौका दिए।
फिर राजद ने सोचा क्या कि अब नीतीश कुमार जी को फिर से मनाते हैं और कहते हैं कि भाई अब पिछली बार वाली गलती नहीं होगी, जो 2015 से लेकर 17 के बीच में राजद ने गलती किया था, गुंडई जो है बिहार में बढ़ा दिया था, वो गलती नहीं होगी। उसके बाद से जो है फिर से नीतीश कुमार जी झांसे में आ जाते, चले जाते। फिर देखते हैं कि 2022 से लेकर 23 के बीच में जो 17 महीना का कार्यकाल रहा, फिर से बिहार में गुंडई बढ़ गया। पार्किंग के लिए 50-50 राउंड गोली, बालू माफिया जो है अलग सड़कों पे गोली चला रहे हैं, कोई भी जो है किसी के ऊपर गोली तान दे रहा है, मार दे रहा है, पुलिस वालों की हत्या हो रही है वहाँ पे पत्रकार की हत्या हो रही है, वहाँ पे ठेकेदार की हत्या हो रही है, वहाँ पे टीचर की हत्या हो रही है। तो अपने आप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो बदनामी तो नीतीश कुमार के गले आएगी। तो इस वजह से नीतीश कुमार ने सोचा है कि अब जो है नेचुरल अलायंस उनका एनडीए के साथ है। उनकी राजनीति, जब उन्हों अटल बिहारी वाजपेयी एक मीटिंग कर रहे थे, जब एनडीए का एक मीटिंग हो रहा था 1996 के आसपास, तब जॉर्ज फर्नांडिस ने हाथ पकड़ के नीतीश कुमार को बिहार से लेके गए थे वहां पे। सेकुलर पार्टी में एक नीतीश कुमार की पार्टी थी जो जो उस समय एनडीए में शामिल हुई थी और एनडीए का साथ दे रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी उसी कारण से नीतीश कुमार जी को 2005 में हाथ पकड़ के मुख्यमंत्री बनाए, वरना 2005 में जो है भारतीय जनता पार्टी से सुशील मोदी और भी बहुत सारे नेताओं का नाम आगे चल रहा था मुख्यमंत्री के दौड़ में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 का कर्ज चुकाने के लिए 2005 में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री बने, 2005 से लेके 10 तक अच्छा कार्यकाल रहा, 10 से लेके फिर 12 तक अच्छा काम हुआ, उसके बाद से खिटपिट पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट हो गया। लेकिन 2024 के बाद से ये 3 कारण जो है, इस 3 कारण की वजह से नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारेंगे और 100% भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ रहेंगे। दूसरा एक सवाल और चल रहा है कि नीतीश कुमार जी यहाँ पर 2 अफ़वाहें फैल रही हैं, वो कितनी सच है वो आपको मुझे बतानी कि एक तो उन्होंने रेल मंत्रालय माँगा है, रहने के लिए। ऐसा ये सच है उन्होंने कोई माँग रखी है इस तरह के मंत्रालय की? देखिए, हो सकता है मांग रखा होगा। रेल हुँ, मंत्रालय का संबंध जो है बिहार से जो है बहुत पहले से है। हाँ, बिहार के बहुत सारे मंत्री जो है रेल मंत्रालय संभालते रहे। नीतीश कुमार जी खुद जो है रेल मंत्री थे, अच्छे रेल मंत्री थे। उसके पहले रामविलास पासवान, फिर लालू प्रसाद यादव जो है रेल मंत्री बनते हैं और सबसे पहले रेलवे में प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन का दौर जो है लालू प्रसाद यादव ही चालू किए थे। 2004 में सबसे पहले रेलवे में जो है लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने, तो उन्होंने जो है रेलवे में जो सफाई करने वाले हैं, बोगी को साफ करने वाले लोगों को जो है वो प्राइवेट तरीके से हायर किया, एजेंसी के थ्रू उन्होंने हायर किया। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने ही रेलवे में जो है प्राइवेटाइजेशन चालू किया। तो लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री बने थे। उसके पहले भी कुछ नेता जो है बिहार से जो थे, वो रेल मंत्री बने थे। तो शायद जो है रेल मंत्रालय मांग सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में और सब स्टेट जो है वो एयर ट्रैवल पे डिपेंड हो गया है। बस ट्रैवल पे डिपेंड हो गया है। बस से जो है एक दूसरे, जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं, उन्हें जो है उन वहाँ के 90% लोग जो है महाराष्ट्र में ही ट्रैवल करते हैं। जैसे नागपुर से मुंबई जाना होता है, मुंबई से पुणे जाना होता है, पुणे से नासिक जाना होता है, नासिक से कोल्हापुर जाना होता है, तो वो जो है बस ट्रैवल करते हैं। और बाहर जाना होता है तो फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। तमिलनाडु की वही स्थिति है, गुजरात की कमोबेश वही स्थिति है, साउथ का जो भी डेवलप स्टेट है वही स्थिति है। बिहार और यूपी की स्थिति ये है कि यहाँ के लोग जो है दूसरे राज्य में पलायन करके जो है नौकरी रोजगार के लिए जाते हैं, ज्यादातर लोग जाते हैं और मजदूरी करने जाते हैं। उनके पास पैसा है नहीं, तो उनके लिए एक संसाधन होता है ट्रेन। तो रेलवे मिनिस्टर अगर कोई बिहार का बनता है और बढ़िया ट्रेन जो है बिहार में दे देता है, तो उसको जो है बिहार में एक अच्छा नेता माना जाता है। दूसरे जगह माना जाए या ना माना जाए, बिहार में एक अच्छा नेता माना जाता है। तो पॉलिटिकली हो सकता है नीतीश कुमार जी ने जो है रेलवे मंत्रालय मांगा होगा और मैं भी चाहूंगा कि रेलवे मंत्रालय जो है बिहार में रहे, क्योंकि हुँ। जरूरत है। ये पर फैक्ट। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि अगर रेल मंत्रालय मिल जाता है और ऐसी भी खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके सेंटर में चले जाएँगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और हुँ, मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो है खबर जो है, ये खबर जो है कहीं भी जो है मतलब कि सही नहीं हो सकता है। मुझे जितना लगता है, अब हाँ, शायद, लेकिन 99% मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार जी अभी बिहार में ही रहेंगे और जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे। यानी ये खबरें पागल बनाने वाली हैं, गलत है कि नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है। सही नहीं, बोल रहा हूँ इस्तीफा मैं? नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया है और कुछ चीजें जो है आपको जो है 9 तारीख तक जो है क्लियर हो जाएगा। नीतीश कुमार जी अभी जो है वो बिहार में ही रहेंगे। ठीक है। अभी हम
पहले एक आपने पवन कल्याण जी की बात करी, सोशल मीडिया पे उनका वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो एक और वायरल हो रहा है, वो है कंगना राणावत का। पर उससे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन की आपने बात करी और आपने खुद ने कहा कि वो एक प्रायोजित किसान आंदोलन था। क्या आप भी मानते हैं कि वहाँ पर 100-100 रुपए लेकर लोगों को लाया गया था? देखिए 100-100 रुपया लेके नहीं, लेकिन पैसे से लोग आए थे। ठीक सभी है। लोग नहीं आए थे, बहुत सारे हुँ, लोग आए थे। आपने हुँ, देखा किसान आंदोलन में शराब बाँटते हुए वीडियो वायरल हुआ, पैसे हुँ, बाँटते हुए वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा। मैं ये नहीं हुँ, कह रहा हूँ कि सब गलत थे, लेकिन हुँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग तो इस हिसाब से आए ही थे, ये चीज़ है। उसके बाद से जो है मतलब कि पंजाब से जो है बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ कि मर जा मोदी, मर जा मोदी, मर जा मोदी। ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। अगर हुँ, किसान देखिए कंगना ने कहा 100-100 रुपए में लोग आए थे। चंडीगढ़ में उन्हें जो है एक महिला जो है थप्पड़ मार दी। अब ज़रा सोचिए कि आज मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, तो क्या आप कल जो है आपके समर्थक जो है थप्पड़ मार देंगे? ये तो बहुत गलत है। तब तो इस हिसाब से इंदिरा गांधी का हत्या जिसने सिक्योरिटी गार्ड ने किया था, वो भी बदला लेने के लिए किया था, तो उसका भी बदला जायज़ था। नहीं। राजीव गांधी का हत्या जिसने किया था, उसका भी बदला जायज़ था। हुँ, जो 2013 में सुकमा में नक्सलवादियों ने 1200 नक्सलवादियों ने 28 कांग्रेसी नेताओं को मार दिया। 6 कांग्रेसी नेता लापता हो गए और 10 पुलिस वाले शहीद हो गए, तो उन नक्सलवादियों का भी बदला जायज़ था। बदला लेने का तरीका ये नहीं होना चाहिए। एक हुँ, स्वस्थ लोकतंत्र में और एक समृद्ध देश में, लोकतांत्रिक देश में बदला लेने का ये तरीका नहीं है कि आप खुद रक्षा कर्मी हैं, सुरक्षा की ज़िम्मेवारी आपकी है। आप हुँ, एयरपोर्ट पे हैं और आप जो है एक संसद बन के जाती हैं, पहली बार जाती हैं, उस एयरपोर्ट पे पहली बार आती हैं, संसद बनने के बाद और आपको जो है आप महिला हैं और महिला को थप्पड़ मार दी। तो गलत कंगना लगा के काफ़ी। साथ गलत हुआ और हुँ, कंगना ने जो बोला था उसमें कहीं नहीं तो कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई ज़रूर थी और वो सच्चाई अगर आपको लगता है कि वो बात गलत था तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च मारिए, वहाँ पे पैसा बाँटते हुए वीडियो वायरल हुआ कि नहीं, शराब बाँटते हुए वीडियो वायरल हुआ कि नहीं, मोदी मर जा का वीडियो वायरल हुआ कि नहीं। अगर आपका हुँ, आंदोलन प्रायोजित नहीं था, तो क्यों पैसा बाँटा जा रहा था? अगर आपका आंदोलन प्रायोजित नहीं था, तो क्यों शराब बाँटा जा रहा था? अगर आपका आंदोलन प्रायोजित नहीं था, तो मर जा मोदी आप कौन होते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात करने वाले? आपको किसने अधिकार दिया? वो तो मोदी जैसा आदमी है, देश का प्रधानमंत्री है, वरना इंदिरा रहती तो उन्होंने पंजाब के लोगों के साथ क्या किया था, वो इतिहास के पन्ने में दर्ज है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है कांग्रेसियों ने पंजाबियों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया था, कैसे जो है पंजाबियों को पकड़-पकड़ के कांग्रेसी लोगों ने मारा था। वो सबको हुँ। पता है। वैसे इसके बाद एक्चुअली 2 चीज़ें मुझे और भी ज़्यादा वियर्ड लगी कि जब उनको उनकी जॉब से निकाल दिया गया, उसके बाद पंजाब का एक बिज़नेसमैन है जो ये कहता है कि मैं उस सीआरपीएफ की महिला को 1 लाख रुपए इनाम दूँगा। यहाँ से बॉलीवुड में विशाल ददलानी ये बोलते हैं कि मैं उनको जॉब दूँगा। ये तो और बढ़ावा नहीं दे रहे इस चीज़ को? देखिए, विशाल ददलानी जैसे लोग, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पंजाब का एक मेरा पंजाब की कैसा एक पेज है, फेसबुक पेज, वहाँ पे बोला जाता है कि पंजाब में 5 जगहों पे उपचुनाव होने वाला है। इस बहन को ढूँढा जाए और इसको लड़ाया जाए और इसको विधायक बनाया जाए। हाँ, कितना गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। कल को जो है कोई भी आदमी तब तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल को राहुल गांधी को पकड़ के धो देंगे। 2-4 हाँ। लात मार देंगे और उसके बाद से चुनाव लड़ा के जिता दिया जाएगा उनको। फिर जो है राइट विंग के लोग जो है उसको जो है जॉब दे देंगे, नौकरी दे देंगे। कल को विशाल ददलानी आएँगे, उनको पकड़ के धर के जो है रोड पे धर के जो है कूट दिया जाएगा, छाती का बाती उनका तूड़ दिया जाएगा। कल को तो यही होता है ना। गलत का सही विरोध बात। मनीष जब हुँ, कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा गया था, मैं मनोज तिवारी का चुनाव प्रचार कर रहा था और हुँ, मैंने चुनाव प्रचार किया हूँ, सबको पता है। जब कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा गया तो पहला और इकलौता राइट विंग का जो है ना और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मनीष कश्यप ने उसका विरोध किया था कि नहीं कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने वाले लोग गलत हैं और इससे गलत राजनीति सेट होगा कि कोई भी नेता को आप थप्पड़ नहीं मार सकते, नहीं करेक्ट। मार सकते। उसे चुनाव हुँ, लड़ने का अधिकार दीजिए, हुँ। जनता तय करेगा। यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो है चुनाव जीत गया। अब जरा सोचिए ना, जो अमृतपाल है, जिसके वो ऊपर पंजाब का हाँ। हुआ है पंजाब में, हुँ, खालिस्तानी हुँ, है जो दुबई में ट्रक ड्राइवर था,
और वहां से आता है जो है, और पंजाब में जो है पुलिस को घेर लेता है, और पंजाबी पुलिस को ही मारता है। जब पुलिस चौकी को घेरा था तो वो पुलिस चौकी वाले पंजाबी ही पुलिस थे, उन्हीं को मारता है, उन्हीं के साथ गलत करता है। उसके बाद से उसके रैली में कुछ लोगों की हत्याएं हो जाती है। उसके बाद से जो है उसको पकड़ा जाता है, तो उसके घर से जो है AK-47 का जखीरा निकलता है, उसको डिब्रूगढ़ जेल में भेजा जाता है। वो जो है जेल के अंदर से चुनाव लड़ता है और पंजाब में चुनाव जीत जाता है। जरा सोचिए कि ये किस प्रकार का ट्रेंड सेट हो रहा है। तो इसका तो विरोध होना चाहिए और इसका बहिष्कार होना चाहिए। आप सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। मैंने अग्निवीर योजना पे कहा ना कि समीक्षा की जानी चाहिए। देखिए, करेक्ट। एक और चीज आपने देखा होगा, राइट विंग के जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं ना, वो गलत को एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे गलत हो गया है। करेक्ट। लेकिन जो लेफ्ट विंग के जो है ना लोग होते हैं, और कुछ एंटी नेशन लोग होते हैं ना, उनको आप सही भी चीजें समझाइएगा ना, तो आपके यूट्यूब चैनल पे आके जो है गाली गलौज करेंगे। क्योंकि वो अपने माँ के कोख से यही सीख के आए हैं, यही सीख के आए हैं। उनके बाबूजी ने यही सिखाया, उनके परिवार ने यही सिखाया है कि नहीं, आपको जो है देश को सपोर्ट नहीं करना है, देश के लोगों को सपोर्ट नहीं करना, आपको सही बातों को सपोर्ट नहीं करना, आपको अपना मकसद याद रखना है। और उन लोगों का मकसद एक ही है कि किसी भी हाल में जो है भारत को पाकिस्तान बना दो। और हम लोगों का मकसद एक ही है कि किसी भी हाल में जो है भारत को अमेरिका से ज्यादा मजबूत और सशक्त राष्ट्र बना दो। यही फर्क है उनमें और हम में। लेकिन जीत तो हमेशा सत्य की होती है, और जीत हमेशा हम लोगों की होगी। जब आप सही और गलत की बात कर रहे थे, मैं आपसे आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ। मैं भी राइट विंग से ही हूँ, मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर 2 मुद्दे और हैं बेसिकली। काफ़ी बार हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ आता है कि आप हर मुद्दे पे बात करते हो राइट विंग के लिए, लेकिन कभी मणिपुर और लद्दाख के लिए बात नहीं करते। इन 2 मुद्दों पे आप क्या कहोगे? देखिए, मणिपुर के मुद्दों पे राइट विंग के अनेकों पत्रकारों ने, राइट विंग के अनेकों लोगों ने बोला, आपने भी बोला होगा, हमने भी बोला। देखिए, मणिपुर में जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसके तह में जब जाइएगा तो पता चलेगा। मणिपुर एक पहाड़ी स्टेट है, वहां पे अफीम की खेती और गांजा की खेती धड़ल्ले से होती है। और वो अफीम की और गांजा की खेती जो है ना, वो वहां पे कुकी और मिठाई का जो लफड़ा हुआ, उसमें से एक कम्युनिटी के ज्यादातर लोग जो है वो करवाते हैं। उसके बाद से म्यांमार से जो है, हम नाम नहीं रखेंगे किसी एक कम्युनिटी का, उसके बाद से म्यांमार से बहुत सारे घुसपैठी आके जो है वहां पे जो है अफीम और गांजा की खेती कराते हैं। पूरे भारत में 2 नंबर हथियार सबसे आसान तरीके से जो है वो म्यांमार के बॉर्डर से जो है, मणिपुर के बॉर्डर से भारत में इन करता है। 2 नंबर हथियार जो चाइना का प्रोपोगेंडा है कि नक्सलवादियों को सपोर्ट किया जाए और एंटी नेशन एलिमेंट को सपोर्ट किया जाए, वो मणिपुर से आता है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, और वहां पे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बॉर्डर को जो है सील करना शुरू किया जाता है कि बॉर्डर से जो है हथियार का सप्लाई बंद होगा। उसके बाद से जो है अफीम और गांजा की खेती पे बैन लगाया जाता है, जबरदस्त तरीके से लगाया जाता है। कारण ये था, लेकिन दिखाया कुछ और गया। अब हुँ, इस कारण को जो है वो भारत के पटल में ना लाया जाए, भारत के लोगों को ना दिखाया जाए, ना बताया जाए। 99% लोग नहीं जानते हैं इस बात को। ना लाया जाए, ना बताया जाए, इसके लिए वहां पे कुछ पर्टिकुलर लोगों ने महिलाओं के साथ गलत करना शुरू कर दिया। कुछ पर्टिकुलर लोगों ने, वो पैसा लेके थे, वो पैसा लेके गलत किए, वो पैसा लेके गलत किए, और उसी चीज को जो है बाहर दिखाया गया। गलत हुआ, महिला का अपमान कहीं नहीं होना चाहिए। जब आपको दिखता है कि मणिपुर में महिला का अपमान होता है और वहां पे मनीष कश्यप और आपके जैसे लोग जो है खुल के बोलते हैं, केरल में महिलाओं के साथ अपमान होता है, काहे नहीं बोलते हैं? तो हुँ। 90 के दशक में जो है जम्मू कश्मीर में महिलाओं को जो है चिरान मशीन में बीच से काट दिया गया, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? अगर आप इसके ऊपर नहीं बोलेंगे ना, तो यकीन मानिए कि न्याय जो है वो पूरा नहीं मिलेगा। सबको बोलना पड़ेगा। अगर हम मणिपुर पे बोलते हैं, हम कश्मीर पे भी बोलेंगे। कश्मीर में भी महिलाओं के साथ तो जो है अत्याचार हुआ। हम जो है बंगाल पे भी बोलेंगे, वहां पे भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। हम केरल पे बोलेंगे, वहां पे भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर एंटी नेशन एलिमेंट जो राष्ट्र विरोधी तत्व है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मणिपुर पे भौंकना जानते हैं। मणिपुर पे बोलना जानते हैं, और मणिपुर पे ही वो सुनना जानते हैं कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ मणिपुर पे बोले। और जब हम बंगाल पे बोलते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी आदमी है, बिक गया है। जबकि वो खुद बिक गए हैं, जर्मनी में बैठ के पैसा लेते हैं, खुद बिके हुए हैं।
हम लोगों को कोई पार्टी पैसा नहीं देता है, हम लोगों का खाता जो है चेक हो जाए, वो अपना खाता चेक करा ले। बड़े-बड़े पार्टियों से पैसा आता है। ऐसे-ऐसे लोग जो है आरोप लगाते हैं। एजेंडा टूल किट जो है आपने 1.5-2 साल पहले देखा होगा कि टूल किट कैसे जो है दुबई में और दूसरे देशों में बैठे हुए लोग जो है, जैसे आपको जो है डिमोरलाइज़ करना होगा। कल को जो है वो ट्विटर पे ट्रेंड करा देंगे आपके खिलाफ। बहुत सारे लोग आएँगे लगातार ट्विटर पे जो है आपके खिलाफ। आपके वीडियो में आके जो है लगातार कमेंट करना शुरू कर देंगे। आपके वीडियो का लिंक उठाएँगे और ले जाके डाल देंगे और वहाँ पे डालने के बाद जो है रिपोर्ट करना शुरू करेंगे और नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर देंगे। दलाल बोलना शुरू कर देंगे, आपको एंटी नेशन बोलना शुरू कर देंगे, ये सब बोलेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वो खुद दलाल ही पैदा हुए हैं। वो लोग खुद दलाल ही पैदा हुए हैं। इसलिए जो है उनको पूरा दुनिया दलाल दिखता है। हम्म, पर इन चुनावों में आपने बिल्कुल सही बात बोली और ये हमारे साथ भी हुआ है। पर इन चुनाव में आप ये बात तो मानते हो कि लेफ्ट लॉबी जो लेफ्ट विंग है बेसिकली वो सोशल मीडिया पे उसने अपनी पावर दिखाई कहीं न कहीं? देखिए राइट विंग तो 2010 से पावर दिखाते आ रहा है। 2010, 2014 में दिखाया, 2010 से शुरू किया तो 14 में मोदी जी हैं, फिर 14 से दिखाया तो 19 में मोदी जी हैं। अब राइट विंग के लोग जो है सोशल मीडिया पे पावर दिखा-दिखा के जो है अब जो है ज़्यादातर लोग जो है वो कहीं न कहीं सेट हो गए हैं, जॉब करते हैं, अपना धंधा करते हैं। अब जो है ये लेफ्ट विंग वाले जो है बेरोज़गार बैठे हुए हैं, हुँ, ज़्यादातर। इनको कोई जी। काम धंधा है नहीं। इनका जो है काम-धंधा मोदी जी ने छीन लिया। ये पहले पत्थरबाज़ी करते थे, पत्थर फेंकते थे, तो पत्थर फेंकने के लिए जो है इनको ₹1000 मिलता था पर डे। अब जो इनको जो है काम अलग दे दिया गया। इनको जो है अब बोल दिया गया कि सोशल मीडिया पे तुम जो है जितना गाली दोगे उतना रुपया मिलेगा। अब जो है वो अपना-अपना स्क्रीनशॉट लेते हैं पर डे का। बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग अलग-अलग राज्यों में बैठे हुए हैं। उनको जो है पर गाली ₹1 मिलता है। अगर उन्होंने आपको 1 गाली दिया तो ₹1 मिला। तो उनका टारगेट होता है कि 1 दिन में 1000 गाली दे देना है। 1000 गाली दे दिया तो एक ₹1000 मिल गया। यानी पत्थरबाज़ी के लिए जो पैसा मिलता था, पत्थरबाज़ी के जगह पे जो है उनको जो है गाली देने के लिए पैसा मिलता है। पहले यूपी में दंगा करने के लिए जो पैसा मिलता था, दंगा चलो जो है आग लगाना है, दंगा करना है, ₹1000 देंगे तो दंगा करने के लिए जाते थे। अब जो है योगी जी लठ बजाना शुरू किए पिछवाड़े पे, जो है जेसीबी चलाना शुरू किए घर पे। तो अब जो है वहाँ पे पैसा नहीं मिलता है तो सोशल मीडिया पे इन लोगों को काम मिल गया है। एंटी नेशन लेफ्ट विंग के लोगों को काम मिल गया है, लेफ्ट विंग के बहुत सारे लोगों ने इन लोगों को काम दे दिया है। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग आते हैं सोशल मीडिया पे गाली देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उस पोस्ट का लिंक लेते हैं और जाके ग्रुप में भेजते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप में भेजते हैं और वहां से जो है उनको काउंटिंग होता है। 97 गाली आज तुम दिए हो सिर्फ 97 ही को रुपया मिलेगा। 99 गाली दिए हो 99 ही रुपया मिलेगा। 500 गाली दिए हो तो ₹500 मिलेगा। ये सच्चाई है। इसमें मैं चीज़ एक ऐड कर देता हूँ और उसमें आप बताइएगा मुझे कि ये लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि हिंदू हिंदू से ही नफ़रत करे, इसलिए वो हिंदू नाम रख के गालियाँ देते हैं। हाँ, ये बहुत मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका 18 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद जो है आप इस प्रकार से जो है चीज़ों को खुल के कह रहे हैं। वरना सब्सक्राइबर होने के बाद जो है लोग जो है अपना धारणा बदल लेते हैं और चीज़ों को जो है खुल के बोलना बंद कर देते हैं और वैसे ही लोगों के वजह से जो है मुगल हमारे देश में आ गए क्योंकि उनके पूर्वज जो है चुप हो गए थे। वैसे ही लोगों के वजह से जो है अंग्रेज हमारे देश में आ गए, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हुँ। ये नहीं लोग जो एक्चुअली मनीष ये भाई लोग एक्चुअली हमने एक आदमी को सॉरी जो मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, हमने के ऐसा केस पकड़ा भी था और उसके बाद गुड़गाँव साइबर क्राइम में हमने इसकी कंप्लेन भी करी है। हाँ। अब बहुत सारे लोग जो हैं, वो आपको जो है अकाउंट बना लेंगे ब्राह्मण के नाम से, बनिया के नाम से, हरिजन के नाम से, राजपूत के नाम से और राजपूत के नाम से बना के राजपूत को गाली दे देंगे या दूसरे कम्युनिटी को गाली दे देंगे। हरिजन को गाली देंगे। हरिजन का एक आईडी बना के जो है वो ब्राह्मण को गाली दे देंगे। ब्राह्मण का आईडी बना के जो है यादव को गाली दे देंगे। यादव का आईडी बना के जो है वो किसी और कास्ट को गाली दे देंगे और इस प्रकार से जो है कुछ पर्टिकुलर धर्म के लोग ही कर रहे हैं। और बहुत जल्द ये जो 5 साल है ना, ये 5 साल के अंदर-अंदर उन सारे लोगों को जो है, उन सारे विशेष समुदाय के लोगों का शरीर का विशेष अंग को पूरी तरीके से लाल किया जाएगा और उस अंग को लाल करके जो है ना, लाल घर में डाल दिया जाएगा। लाल घर मतलब जेल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अब सामने आने वाली है और बहुत सारी चीज़ों पे सरकार जो है वो काम कर रही है और वो सारी सच्चाई जो है धीरे-धीरे आपको देखने को मिलेगा। क्या बात है! एकदम खुल के बात बोलते हो। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं और आखिरी पड़ाव में हम आपके बारे में बात करेंगे।
और बात ये है कि जैसे 3 नाम बड़े मेरे दिल में रहते हैं हमेशा और मैं काफ़ी देख रहा हूँ उनको, उनमें एक नाम आपका है। बेसिकली 3 नाम कौन से? एक तो तमिलनाडु से अन्नामलाई, हुँ, दूसरे कर्नाटका से हमारे तेजस्वी सूर्या हुँ। और तीसरे बिहार से आप। और हमें ऐसा क्या लगता है कि ये तीनों आने वाले 5 से 10 सालों में अपने-अपने स्टेट में कहीं न कहीं चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। देखिए, अन्नामलाई जी के बारे में मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। हुँ, मेरा भाई अन्नामलाई से मिला हुआ है ओके। और जब मैं जेल में था, मदुरई जेल में था, मदुरई सेंट्रल जेल में था, तो अन्नामलाई के लोग जो है आके मुझसे जेल में मिले थे। जेल के अंदर आके मिले थे। अन्नामलाई बहुत अच्छे आदमी हैं और मैंने देखा है उनको संघर्ष करते हुए सड़कों पे। ज़रा सोचिए, अगर मैं एमके स्टालिन का फ़ोटो बकरे के ऊपर लगा के और उसको काटूँ, तो ये लेफ्ट विंग वाले जो है आज जो है तमिलनाडु में 20 एफआईआर मेरे ऊपर करवा देंगे। आज का आज। मुझे जेल जाना पड़ेगा। फिर मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाऊँगा और मुझे इतनी गाली पड़ेगी कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अन्नामलाई का फ़ोटो जो है बकरे के ऊपर जो है साट के जो है बकरे को जो है काटा जा रहा है और उसका वीडियो तमिलनाडु में वायरल किया जा रहा है। उन बाप लोग को पता नहीं है कि ये जो अन्ना है, ये तमिलनाडु का वो बेटा है, जिसको भगवान ने इसलिए वहाँ पे भेजा है क्योंकि वो अ ये कर्नाटका में जो है आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं, अन्नामलाई। तो हुँ, अन्नामलाई को तमिलनाडु में इसलिए भगवान ने जन्म दिया है क्योंकि उन्हें कहा है भगवान ने कि आप संघर्ष करो और आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, इतिहास उतना ही आपका बड़ा होगा। और वो अभी संघर्ष कर रहे हैं। उनकी आँखों में मैंने आँसू देखा। उन्हें जीतना चाहिए था और हाँ, 100% जीतना चाहिए था। जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया अन्नामलाई ने जब पैदल यात्रा जो मैं मदुरई जेल में जब था, तो मैं रोज़ पेपर लेता था, तो उनके पैदल यात्रा के बारे में आता था। तो जिस दिन उनका पैदल यात्रा जो है मदुरई में आया था, उस दिन भी उनके कुछ लोग जो है मेरे से मिलने आए थे। वो तो नहीं आ सकते थे, लेकिन उनके कुछ लोग मिलने आए थे। रामेश्वरम में जब उनका पैदल यात्रा था, तो मेरा भाई जो है उनसे मिलने गया था और कोयंबटूर में भी मेरा भाई मिलने गया था, तो मेरे भाई के साथ उन्होंने वीडियो भी किया था कि मैं मनीष कश्यप के साथ हूँ। ज़रा सोचिए, मनीष कश्यप जिसके ऊपर आरोप लगा था, इतना बड़ा आरोप जो है तेजस्वी यादव ने लगवाया था, एनए से लगवा दिया था। फिर भी अन्नामलाई एक आईपीएस अधिकारी अपने आँखों से देख लिया था कि मनीष कश्यप जो है निर्दोष है और उन्होंने साफ-साफ बोला था कि मैं मनीष कश्यप के साथ हूँ। तो मैं तो अन्नामलाई के साथ हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द जो है वो तमिलनाडु के शीर्ष सिंहासन पे जो है वो विराजमान हो और देश का नाम रोशन करे। तेजस्वी सूर्या यंग है, यंग डायनामिक है और तेजस्वी सूर्या जो है देखिए अपने काबिलियत के दम पे वो पोस्टर चिपकाते थे दीवारों पे एबीवीपी में थे पहले यूथ संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का है ये स्टूडेंट संगठन उसमें थे उसके बाद से भारतीय जनता युवा मोर्चा में आए तो पोस्टर चिपकाते थे मौका मिला उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा जो है मनवा दिया मैं तो चाहूंगा कि कुछ यूट्यूबर भी भारत की राजनीति में आए इसलिए भी आना जरूरी है देखिए ये हंसने की बात नहीं है समझने की बात है आप 18 मिलियन सब्सक्राइबर रखे हैं यानी 18 मिलियन लोग जो है आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आप चीज़ों को रखते हैं। आप अच्छे ढंग से जब यूट्यूब पे चीज़ों को रख के जो है 18 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं, तो आप भारत की राजनीति में भी जो है चमक सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से रख रहे हैं तो, अब कुछ लोग जर्मनी में बैठ के जो है यूट्यूब पे जो है भारत के प्रधानमंत्री को बेशर्म कहेंगे और वो लोग भारत की राजनीति में आके जो है अगर जीत जाते हैं, तो ये दुर्भाग्य होगा। आपके जैसे लोगों को भी जो है इंडियन पॉलिटिक्स में जो है हाथ आजमाना चाहिए। क्यों आजमाना चाहिए? क्योंकि जो है राजनीति के थ्रू जो है हम लोग जो है देश का भला कर सकते हैं। इफ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग इन आवर कंट्री, इफ पॉलिटिक्स डिसाइड डेवलपमेंट इन आवर कंट्री, if politics decide each and everything in our country, then why we not decide our politics? यंग को आना चाहिए और कहीं नहीं तो कहीं यंग लोग जो है ना राजनीति से दूर भाग रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जो संघर्ष करके आपके पिताजी का क्या नाम है कोई नहीं जानता है। आपका नाम पूरा भारत जानता है। काहे कि आप किसी मुख्यमंत्री के बेटा नहीं रहे। आपके पिताजी सांसद विधायक नहीं रहे, आपके पिताजी मंत्री नेता नहीं रहे। आपने जो मुकाम हासिल किया है और जो आपका यूट्यूब चैनल 18 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल है, उसके अलावा भी और सारा यूट्यूब चैनल है आपका, फेसबुक पेज है, वो आपके दम पे है। जब आप अपने दम पे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके जैसे लोग जो है अपने दम पे जो है भारत की राजनीति में जो है चमक भी सकते हैं और अच्छा भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो तेजस्वी सूर्या जैसे लोगों से सीखने की जरूरत है और सिर्फ मनीष कश्यप को नहीं, आपके जैसे लोगों को भी भारत की राजनीति में आने की जरूरत है।
और मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार कर्नाटका में जब चुनाव हो तो आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। वहां पे जहां जरूरत पड़ेगा मनीष कश्यप आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। क्या बात है! लेकिन यहाँ पर मनीष भाई एक छोटी-सी समस्या है। अभी इस बार मैंने सोचा था डेफ़िनेटली कि यार कुछ करते हैं राजनीति में जाके, लेकिन इस बार जो हुआ उससे मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुँची कि मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा और आपने भी दोहराया था उस एग्ज़ाम्पल को, बट मैं फिर से देता हूँ। वो एग्ज़ाम्पल ये है कि कहाँ एक खालिस्तानी अमृतपाल सिंह जो जेल में उसको जितवा रहे हैं लोग, लेकिन एक आईपीएस अफ़सर जो लड़ रहा है, जो ज़मीनी है, जो लोगों को इतना प्यार करता है, बदलना चाहता है और वो हार जाता है। अब ऐसी सिचुएशन को देख के तो मेरा मेरा दिल एकदम निराश हो गया। एक बात मैं बताऊं आपको, हुँ, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे हैं, हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव हारे हैं, नीतीश कुमार चुनाव हारे हैं, मुलायम सिंह यादव चुनाव हारे हैं, लालू प्रसाद यादव चुनाव हारे हैं। बड़े-बड़े नेता चुनाव हारते हैं और वो जीतते भी हैं और जिस दिन जीतते हैं उस दिन इतिहास बनाते हैं, ठीक है? उसमें कुछ नेता जो है बड़े होने के बाद बदल जाते हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव। लेकिन संघर्ष तो उन्होंने किया था और संघर्ष के दम पे जो है वो उन्होंने अपने दम पे जो है जो भी वहाँ तक मुकाम नीतीश कुमार जी मुकाम। लेकिन आपने कभी सुना है कि ये जो अवैसी है हैदराबाद का, ये बहुत बड़ा नेता बन गया, सुना है? नहीं, नहीं बन सकता है अवैसी भारत का बड़ा नेता। अमृतपाल कभी भी भारत का बड़ा नेता नहीं बन सकता है। जो जम्मू कश्मीर से आतंकवादी जीता है वो भारत का कभी भी बड़ा नहीं नेता नहीं बन सकता है। लेकिन अरविंद अरोड़ा भारत का नेता, बड़ा नेता बन सकता है। करेक्ट। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम दिमाग बदल दिया आपने मेरा। अब मैं आपके ऊपर आता हूँ, आपने मेरी बात करी लेकिन मैं आपकी बात कर रहा था। आखिरी सवाल जो है आपके ऊपर है। आपने अन्नामलाई की बात करी, आपने तेजस्वी सूर्या की बात करी लेकिन अपनी बात नहीं करी। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? देखिए मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। हुँ, एकदम मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, मेरे साथ गलत हुआ। राजनेताओं ने जो है मेरे साथ गलत किया। मैं बिहार में देखता हूँ चीज़ों को और मुझे लगता है कि जो है, मैं यहाँ पे रह के जो है मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ। मैं घुमा-फिरा के बातें नहीं करता हूँ कि नहीं मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ सिर्फ़। अरे समाज सेवा के लिए पावर चाहिए भाई। समाज सेवा कर रहा था बिहार में, पावर नहीं था, जेल में डाल दिया इन लोगों ने। बाद में कोर्ट ने बोला कि आप निर्दोष हो, 9 महीना हुँ, मैं जेल का सज़ा काट लिया। काटा कि नहीं काटा? हुँ। काट लिया। तो मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। राजनीति के थ्रू जो है मैं लोगों का मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पॉलिटिक्स में आप रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपके साथ जो है नहीं हो पाएगा। आपको बेवजह जो है जेल में नहीं कोई डाल सकता है। आप जो है अच्छे चीज़ों को जो है भारत के सबसे बड़े पटल पे जो है, बिहार के सबसे बड़े पटल पे जो है वो रख सकते हैं। जैसे बिहार का सबसे बड़ा मंच जो है वो विधानसभा है। वहाँ पे आप चीज़ों को रख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा जगह जो है, जहाँ पे आप देश के लिए बातों को रख सकते हैं, वो बातों को रखने का सबसे बड़ा जगह जो है, वो सदन है, संसद है। वो चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो। वहाँ पे आप चीज़ों को रख सकते हैं और जब वहाँ पे आप चीज़ों को रखेंगे, तो जम्मू-कश्मीर से लेके केरल तक जो है लोग सुनेंगे, गुजरात से लेके जो है मणिपुर तक लोग आपकी बातों को सुनेंगे। जब मैं बिहार में बिहार के विधानसभा में या विधान परिषद में जब मैं चीज़ों को रखूँगा, तो पश्चिमी चंपारण से लेके पूर्णिया तक लोग बातों को सुनेंगे और नवादा से लेके जो है बक्सर तक लोग बातों को सुनेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि राजनीति में आऊँ और राजनीति के थ्रू जो है मैं कुछ अच्छा करूँ। नहीं पर मेरा सवाल आपने फिर से जवाब नहीं दिया। जवाब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, अब मैं मान गया हूँ कि आप विधानसभा में जाके आवाज़ उठाना चाहते हो, लेकिन कौन-सी गद्दी पे बैठ के? देखिए अब तो समय निर्धारित करेगा। मैं तो हुँ, लोकसभा चुनाव लड़ रहा था और मैं नहीं लड़ा वहाँ पे और हुँ, जब मैं नहीं लड़ा तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। हुँ। अगर मैं तो वहाँ ऐसा इसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि बीजेपी ने बोला कि अभी मत लड़ो, विधानसभा में लड़वाएँगे और सीधे चीफ मिनिस्टर बनाएँगे? नहीं देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। हुँ, चीज़ों को जो है ऑन रिकॉर्डिंग मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन बस इतना ही है कि हम लोगों को जो है करना है, कुछ ना कुछ करना है और हम लोग जो है ज़्यादा दिन तक शांत नहीं बैठ सकते हैं। सच्चाई ये है। डिप्रेशन के शिकार हो जाएँगे। लोगों के बीच नहीं जाएँगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएँगे, डिप्रेस हो जाएँगे। तो इसलिए जो है हम लोगों को लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, लोगों के लिए आवाज़ उठाना अच्छा लगता है। तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। जैसे आपने देखा होगा कि अभी पर्यावरण के लिए मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पे जो है पेड़ों को काटा जा रहा था। जब मैंने हुँ। वीडियो बनाया तो कुछ वो वीडियो जो है मिलियन में जो है फेसबुक पे लोगों ने देखा। यूट्यूब पे भी जो है वो वीडियो वायरल हुआ। हरा पेड़ को काट रहे थे। बिहार में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है
और जो है मैंने जो है वीडियो बनाया। और कमाल की बात ये है कि वो पेड़ पता है कौन सा कंपनी कटवा रहा था? वही कंपनी जो भागलपुर में पुल गिराया था, जिसको मैंने बोला था कि ये कंपनी जो है पुल गिराता है। 1 हाँ, साल बाद हाँ। जो है पुल गिर जाएगा, 1 साल के अंदर पुल गिर जाएगा और 1 साल के अंदर पुल गिर गया। वही हुँ। कंपनी जो है पुल बनाने के लिए जो है वहाँ पे पेड़ कटवा रहा था। मैंने वीडियो बनाया वहाँ पे। कुछ लोगों ने कमेंट किया सरकार आपकी है। भाई तो है, हमको दिखा, मैंने वीडियो बनाया। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपने कितना पेड़ लगाया? अरे मैंने एक पीपल का पेड़ लगाया, हम नूरसराय ब्लॉक में जाके जो है वहाँ पे देख सकते हैं, वो पीपल का पेड़ 5 साल पहले लगाया हूँ, अब बड़ा हो चुका है। मैंने जो है हज़ारों पेड़ लगाया, मैंने खुद हज़ारों पेड़ लगाए। तो देखिए जो आदमी हज़ारों पेड़ लगाया है, वो पेड़ जब कट रहा है, देखिए कमाल की बात ये है, पेड़ कट रहा है, लोगों को दिख रहा है गलत हो रहा है और मैं कह रहा हूं कि पेड़ मत काटो, तो भी कमेंट कर रहे हैं कि अरे यार तुम कितना पेड़ लगाओ। अरे मूर्ख, पहले ये तो सोचो कि मैं बोल क्या रहा हूं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि पेड़ मत काटो, और जब मैं बोल रहा हूं पेड़ मत काटो तो ये सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, ये सोचो। हुँ। लेकिन आदमी को उससे मतलब नहीं है कि मनीष कश्यप सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, मोदी जी सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उसको पैसा मिल रहा है गाली देने के लिए, निगेटिव कमेंट करने के लिए, पर कमेंट 1 रुपया मिल रहा है। इसलिए जो है वो आके जो है वो कमेंट करेगा, स्क्रीनशॉट लेगा और भेजेगा टेलीग्राम ग्रुप में, और अगले दिन जो है उसको फ़ोन पे पैसा आएगा। चलिए अब आखिरी सवाल आपसे पूछते, मैंने आपके लिए पूछा, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है वो भी मैंने पूछी। अब आखिरी सवाल है, बिहार कब बदलेगा? बिहार और मैं इस सवाल को थोड़ा पूरा कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने क्योंकि मैं एक केमिस्ट्री का टीचर भी रहा हूँ, मैंने नीट और जेईई के बच्चों को पढ़ाया, मैंने बिहारियों से ज़्यादा मेहनती बच्चे नहीं देखे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ये और बहुत दूर दूसरी बात, ये सच बात है बिल्कुल, लेकिन दूसरी बात ये है कि बिहार के बच्चे खुद ही ये बोलते हैं कि हमको बिहार में नहीं मिलता है, इस वजह से हमें, क्योंकि ऐसे बच्चे कोटा जाके पढ़ते हैं, सीकर जाके पढ़ते हैं, जयपुर जाके पढ़ते हैं, बिहार को छोड़ देते हैं। बिहार में रह के बिहार के लिए काम नहीं करते क्योंकि वहाँ पर ना तो सपोर्ट है, ना इंफ्रा है। तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ बिहार क्यों बदलेगा? अभी शायद 1 साल पहले मैं पटना आया था और मैं माफ़ी चाहूँगा ऐसे शब्दों के लिए, पर वहाँ का जो एयरपोर्ट था, वो दिल्ली के बेगूसराय के रेलवे स्टेशन से भी खराब था। तो अ, बिहार कब बदलेगा? इतनी राजनीति, इतने राजनेता, परिपक्व राजनेता, मैं लालू जी से तो, उनकी तो फैमिली से शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन नीतीश कुमार और आपके जो अब है, देखिए उनसे एक्सपेक्टेशंस सिंपल सा रखी जा जवाब है, सकती। हुँ, आपने पूछा बिहार कब बदलेगा? हुँ। मेरा जवाब है जिस दिन राष्ट्रवादी युवाओं के कंधों पे बिहार सवार हो जाएगा, उस दिन बिहार बदल जाएगा। बस वो राष्ट्रवादी युवा जो पढ़ाई करते हैं और बाहर जाके जो है सेटल्ड हो जाते हैं, वो बिहार में आएँ और बिहार को बदलने का ठानें। उसके अलावा जो है राष्ट्रवादी युवा जो है बिहार की राजनीति में हाथ आजमाएँ और सदन में जाए, और सदन में जाके जो है अपने कंधों पे जो है बिहार को बदलने का प्रयास करें। तो सिंपल सा जवाब, बिहार जिस दिन राष्ट्रवादी युवाओं के कंधों पे सवार हो जाएगा, उस दिन नया बिहार बन जाएगा। चलिए, ये अब मेरा आखिरी सवाल होगा, वैसे तो मन नहीं कर रहा, पर अब आखिरी सवाल लेते हैं। अगर मनीष कश्यप जी आज से 5 साल बाद, क्योंकि अभी तो ये तय हो चुका है कि शायद नीतीश कुमार के साथ ही वो बिहार का अगला चुनाव लड़ेंगे, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। पर उसके बाद कभी अगर रिटायरमेंट लेते हैं नीतीश कुमार जी और मनीष कश्यप को मौका मिल जाता है चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठने का, तो 5 ऐसे काम बिहार के लिए मनीष कश्यप जी क्या करना चाहेंगे जिससे बिहार में परिवर्तन हो? देखिए, बिहार का सबसे बड़ा समस्या जो है, वो बाढ़ है। हुँ, बाढ़ पे काम होना चाहिए। अगर बाढ़ पे काम होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिहार का मजबूत होगा। बाढ़ पहला, उसके बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि एक्सप्रेसवे की ज़रूरत है, एयरपोर्ट आपने बोला उसकी ज़रूरत है। अच्छे-अच्छे एयरपोर्ट अगर आएँगे तो फिर इन्वेस्टर आएँगे वहाँ पे। और 5वां जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है, बिहार के सरकारी दफ्तर में दलाल जो है वो घुस चुके हैं। वो जो है जाति प्रमाण पत्र से लेके निवास, आय सब कुछ बनाने के लिए घूस लेते हैं। आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना लेना है तो घूस देना है। आपको जो है अगर शौचालय बनवाना है तो घूस देना है। तो वो जो दलालों को जब रोक दिया जाएगा तो बिहार जो है वो बदलेगा। तो मैं अगर वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मैं ये 5 काम करूँगा, और किसी भी हाल में बाढ़ पे जो है कंट्रोल करने का प्रयास करूँगा। बाढ़ अगर 75% कंट्रोल कर लिया, 100% तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, अमेरिका में भी बाढ़ आ जाता है। 75% कंट्रोल कर लिया, तो बिहार जो है विकास के रास्तों पे आ जाएगा। शिक्षा पे अगर काम हो गया, स्वास्थ्य पे अगर काम हो गया,
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो गया और उसके बाद से दलाल मुक्त बिहार हो गया, तो बिहार बदल जाएगा और ये 5 काम मैं करूँगा। और कानून व्यवस्था? देखिए, ये 5 काम अगर होगा तो ये 5 काम के पैरेलल ही कानून व्यवस्था चलता है। ये पाँचों काम के साथ-साथ जो है कानून व्यवस्था ऑटोमेटिक बदल जाएगा। कानून व्यवस्था आप खूब दुरुस्त कर लीजिए, लेकिन बाढ़ आ जाए और वहाँ पे जो है एम्बुलेंस पहुँच नहीं पाए, लोग मर जाएँ। फिर क्या फ़ायदा? कानून व्यवस्था दुरुस्त कर लीजिए, लेकिन सड़क ना हो, तो थाने से जो है जाने के लिए व्यवस्था ना हो, तो फिर क्या? तो ये 5 काम अगर ऑटोमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर अब सड़कें बनेगी, सड़कों पे सीसीटीवी कैमरा लगेगा, सीसीटीवी कैमरा लगेगा तो आपराधिक घटना जो है सड़कों पे नहीं होगा क्योंकि उन्हें डर रहेगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लग गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो शोरूम खुलेगा, खुलेगा, शॉपिंग मॉल के साइड में जो है बाहर जो है रोड के किनारे जो है सीसीटीवी कैमरा लगेगा। तो ये 5 काम होगा, ये 5 काम के साथ जो है ऑटोमेटिक जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। क्या बात है मनीष भाई, आपने बिल्कुल लीडर होके सब बातों के जवाब दिए और मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी अच्छे जवाब दिए और आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। जहाँ पर आप हैं उससे भी बुलंदियों पर जाने का डिज़र्व करते हैं। बिहार के लोग बस अब सही नेता को चुनें, आपके जैसे युवा नेता को चुनें, तो शायद बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ ये लाइव सेशन करने के लिए। अगली बार मिलेंगे। आप दिल्ली जाने वाले हैं? मैं दिल्ली में बैठा हूँ। अच्छा दिल्ली बैठे हैं? हाँ, तो फाइनली 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन। चलिए आप आइए दिल्ली, मिलते हैं आपसे। डन, डन, डन मिलते हैं। फिर मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मनीष और भाई बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली बार सवाल मेरा होगा, जवाब आप तैयार करके आना। डन ठीक है। चलिए, ठीक चलिए। है। जय थैंक हिंद। यू सो मच गाइस मनीष कश्यप जी के लिए एक बार हार्ट देना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो अगली बार मनीष भाई जब भी लाइव आएंगे कमेंट सेक्शन में लिख दो आप क्या पूछना चाहोगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद।